गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी बात करेंगे क्लास 12th के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 12th के हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर को पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स में हमने सबसे पहले रे ऑप्टिक्स को बतलाया था। तो रे ऑप्टिक्स में जो आज का टॉपिक था आपके लिए वह था मिरर यानी कि दर्पण। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि दर्पण के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे दर्पण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण मिरर। देखिए दर्पण क्या होता है, इसे आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। दर्पण का मतलब क्या कि आपके घर में जो आईना होता है उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। तो उसमें आखिरकार क्या होता है? घर में जो आईना है उसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने चेहरे को देखते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि दर्पण एक प्रकार का प्रकाशीय युक्ति है। प्रकाशीय युक्ति क्यों कह रहे हैं दर्पण को? क्योंकि यह प्रकाश की सहायता से ही काम करता है। यदि रात के अंधकार में, अंधेरे में यदि आप अपने फेस को देखने जाइएगा तो आपको दर्पण में आपका फेस नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा? क्योंकि जब तक ना प्रकाश रहेगा तब तक दर्पण से परावर्तन नहीं होगा। और दर्पण में जब परावर्तन होता है तभी तो प्रतिबिंब बनता है। इसलिए दर्पण को कहा गया है प्रकाशीय युक्ति या ऑप्टिकल एक डिवाइस है, प्रकाशीय यंत्र है दर्पण। और इसमें परावर्तन होता है। जो शीशा जो होता है, दर्पण जो होता है घर में, समतल दर्पण, इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। और जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि दर्पण जो है क्या है? तो दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जिसमें प्रकाश के परावर्तन के बाद किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वह प्रतिबिंब उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है दर्पण के प्रकार पर, उसके गुण पर। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जाने। और दर्पण में साथ ही साथ इसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है, रजत किया हुआ रहता है, पेंटेड पार्ट होता है। एक भाग जो होता है चमकीला होता है, चिकना होता है ना। यदि रुखड़ा रहेगा, रफ रहेगा, जैसे घर में शीशा है उसको आप रगड़ दीजिए तो वहाँ पर प्रतिबिंब जो है ठीक ढंग से नहीं बनेंगे। यानी कि चिकना सतह रहेगा, प्रकाश का नियमित परिवर्तन होगा, तब जो है दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण जो होता है उसको मुख्य रूप से जो है दो भाग में बांटा गया है। एक आपको होते हैं समतल दर्पण, जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। और एक होते हैं आपको गोलीय दर्पण, जिसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इसके अलावा एक होता है पैराबोलिक मिरर, इसे मैं साइड से बताऊंगा। पैराबोलिक मिरर, परवलयीय दर्पण। परंतु दर्पण को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आगे जाकर दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। एक अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक आपको होते हैं उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि दर्पण क्या है। इसके बारे में अभी डेफिनेशन हमने सुना। अब समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का मतलब कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जहां से लाइट टकराती है, जो घर में आपका आईना है, चिकना होता है। एक पार्ट रंगीन है, दूसरा पार्ट चिकना, समतल। सम और तल यानी कि सम जोड़ तल। सम का मतलब बराबर, तल माने सतह। जिसकी सतह बराबर होगी, इक्वली होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। यानी कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह चिकनी होती है, समतल होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद इसका गुण और उपयोग आता है। पहले हम लोग जानते हैं अब गोलीय दर्पण क्या है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होगा,
खोखला गोला कहने का मतलब इस टाइप के, ये फुटबॉल की तरह है ना। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। और ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, तो एक पार्ट यदि बाहर से हम कलई कर देते हैं और इसके दूसरे पार्ट को अंदर से कलई कर देते हैं और इसको 2 भाग में बांट देते हैं। अब देखिए आपको 2 दर्पण मिल गए, एक अवतल और एक उत्तल। अव का मतलब होता है दबा हुआ है, तल माने सतह। जिस दर्पण की सतह क्या हो जाए, दबी हुई रही, धसी हुई रहे, तो उसको अवतल दर्पण, यानी जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह दबी हुई रहती है। देखिए परावर्तक सतह जो कलाई किया हुआ पार्ट है उसके अपोजिट वाला परावर्तक सतह होता है, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह दबी हुई रहती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण का जब आप परिभाषा बोले तो आप गोलीय दर्पण जरूर ऐड करें। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह दबी हुई रहती है उसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग है। उत्तल दर्पण, तो जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उठी हुई रहती है, उभरी हुई रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे इस टाइप के टॉपिक्स पर, क्योंकि हम लोग को क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स में अभी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ परिभाषा होंगे, यानी कि सम डेफिनेशन रिलेटिंग टू स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपको एक स्फेरिकल मिरर। इसके बाद मैं जिक्र करूँगा कि कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग आज बात करेंगे, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषा। देखिए तो एक गोला है, एक फुटबॉल की तरह अपने माइंड में आप कल्पना करें। गोला एक वृत्त, इसको ना समझे एक तार का एक गोलीय भाग ना समझे, बल्कि आप समझे कि एक फुटबॉल की तरह गोला है। इसका बीच में जो होगा केंद्र होगा, सेंटर होगा। एक पार्ट यदि अवतल होगा, इधर के पार्ट को उत्तल भी हम बना सकते थे, और एक पार्ट इसका क्या होगा, उत्तल होगा। जो उभरा हुआ रहेगा भाग उसको उत्तल, दबा हुआ भाग रहेगा परावर्तक सतह तो अवतल। अब देखिए, अब बीच में इसका सेंटर होगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट जो होगा जिक्र करेंगे वक्रता केंद्र पर। किस पर जिक्र करेंगे, वक्रता केंद्र पर। आखिर वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, वक्रता केंद्र, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि दर्पण की वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, तो आप क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़े होंगे, वक्रता केंद्र के बारे में। तो दर्पण की वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो मैं आपको बतला दूं कि इसी को ही दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण जो है किसी खोखले गोले का एक भाग है, फुटबॉल जैसे अंदर में खोखला होता है ठीक उसी प्रकार से, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसी को गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र हो गया आपको, और इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो सी के द्वारा सूचित करते हैं। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या, इसे इंग्लिश में कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे देखिए अब गोला है तो इसका केंद्र है, तो गोला की त्रिज्या भी होगी। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो जो गोलीय दर्पण होता है वह खोखले गोले का एक भाग होता है। उस खोखले गोले की जो त्रिज्या जो होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करेंगे, आर के द्वारा। इस भाग को मैं इस तरफ भी ले सकता था, ठीक है। अब देखिए, अब दर्पण का एक मध्य बिंदु होता है। जैसे मान लिया जाए इसको अगर 2 भाग में हम तोड़ते हैं, तो एक भाग के बारे में चर्चा करें यदि, ऐसे आ जाएगा ये। अब देखिए, दर्पण का इसका एक मिड पॉइंट होगा जिसको हम लोग ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, ध्रुव कहेंगे। इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं, इसलिए इसको पी के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कह दिए, और
एक मिड पॉइंट होगा जिसको ध्रुव कहेंगे। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र को एक लाइन मिलाएगी, जैसे सीधी रेखा काल्पनिक रेखा एक मिलाएगी ना, यह वास्तविक लाइन के द्वारा भी दिखाया जाता है, लेकिन आपको समझना है कि काल्पनिक लाइन है, क्योंकि शीशा के सामने कोई लाइन आपको नहीं दिखाई देने वाला है। यानी कि हम लोग कल्पना किए हैं, एक सीधी रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, या इसे मुख्य अक्ष भी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से बात करते हैं कि इसमें एक पॉइंट होता है फोकस। क्या होता है, फोकस होता है। फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे आपके सामने सपोज डेट अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, तो क्या होगा, अवतल दर्पण रहने पर क्या होगा, यह इसका ध्रुव हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया, पूरे पार्ट को इसको वक्रता त्रिज्या भी कहेंगे। तो यानी कि अब यहाँ पर यदि प्रकाश की समानांतर किरणें जा रही है, सपोज डेट लाइट गया, तो टकराने के बाद प्रधान अक्ष के किसी न किसी पॉइंट पर जाकर टकराएगा, मिलेगा। तो जिस पॉइंट पर जाकर परावर्तित किरणें सभी जाकर मिल जाती है, यानी कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर सभी किरणें कट जाती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। तो जहाँ पर कटेगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, उस दूरी को हम लोग कहेंगे फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ के द्वारा सूचित करेंगे। फोकस दूरी को छोटा एफ से और फोकस को बड़ा एफ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फोकस भी हो गया आपके, लेकिन अवतल दर्पण के फोकस का डेफिनेशन इसके अनुसार, परंतु उत्तल दर्पण में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी कि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की समानांतर किरणें जाएगी, यहाँ ध्रुव हो जाएगा, यहाँ वक्रता केंद्र हो जाएगा, तो किरणें क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि इधर कलई पार्ट है, तो लौट जाएगा। इसी प्रकार से और किरण जाएगी, ये भी रिटर्न हो जाएगा। अगर इसको डॉट डॉट से बढ़ाया गया पीछे की ओर, तो कहीं ना कहीं तो जाकर मिलेंगे, तो जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। यानी उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, तो जब प्रकाश की समानांतर किरणें उत्तल दर्पण से टकराती है, तो परावर्तन के बाद क्या होती है कि सभी किरणें प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से फैलती हुई मालूम पड़ती है। लगता है कि प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से सभी किरणें फैल रही है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे, दर्पण में हम लोग बात किया वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। फिर से एक बार सुन लीजिए, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को बड़ा आर से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। फोकस का भी डेफिनेशन मैंने बतलाया, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में, यानी कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी भी समझाया कि ध्रुव और फोकस के बीच का जो दूरी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट को जानेंगे, जो है आपको द्वारक। दर्पण का द्वारक किसको कहेंगे, तो देखिए द्वारक का मतलब क्या हुआ, गेट, दरवाजा। जैसे सपोज दैट यदि आपके पास यह एक अवतल दर्पण है, तो इस अवतल दर्पण का कोई ना कोई क्या होगा, गेट होगा। मतलब कि अवतल दर्पण से प्रकाश जाकर क्या होगी, टकराएगी। तो कहाँ तक टकराएगी, तो इस पार्ट से भी टकरा सकते, इस पार्ट से भी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये पार्ट जो हो गए, इसी को हम लोग द्वारक कहते हैं। उत्तल दर्पण में द्वारक क्या लेंगे, तो इस तरफ का जो भाग होगा उसको हम लोग द्वारक कहेंगे। अब छोटा सा अवतल दर्पण है तो इसका द्वारक कम है, बड़ा सा अवतल दर्पण है तो इसका द्वारक बड़ा है। इसलिए कहीं कहीं आपको सवाल आते हैं, बड़े द्वारक के दर्पण, छोटे द्वारक के दर्पण। तो ये हो गए दर्पण से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स था उसको मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया। यदि आपको अभी भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग जाने दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, और दर्पण से यानी गोलीय दर्पण से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके समतल दर्पण के बारे में, इसका गुण क्या होता है, क्योंकि समतल दर्पण के प्रॉपर्टीज को परीक्षा में, एग्जामिनेशन में
बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो समतल दर्पण के गुण के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण का कौन कौन सा गुण है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो समतल दर्पण का गुण कहने का मतलब कि आपके घर में जो आईना है उसमें आप कौन कौन से प्रॉपर्टी देखते हैं, तो सभी स्टूडेंट का आंसर हो जाएगा कि हाँ इसमें प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा बनता है, उसी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। क्योंकि मैं आपको जब प्रतिबिंब का प्रकार पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं उल्टा बनते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और क्या हो जाएगा, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। इसके अलावा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की जो संख्या जो होती है वह उसके कोण पर निर्भर करती है कि किस प्रकार से आप दो दर्पण को एडजस्ट कर रहे हैं, कितने कोण पर रख रहे हैं दो समतल दर्पण को। यानी उसमें बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको समतल दर्पण के गुण में आपको आएगा कि दो समतल दर्पण को जब थीटा कोण पर रखेंगे तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। यदि समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु भी वेग से जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर 2 भी वेग से आएगा। और यदि आपको आपके पूरे प्रतिबिंब को समतल दर्पण में प्राप्त करना हो तो क्या होगा, आपको दर्पण की लंबाई वस्तु की तुलना में कम से कम क्या रखनी होगी, आधी रखनी होगी। इसके अलावा और ढेर सारे प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर के, परंतु हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर भी कीजिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा जिसमें मैं आपको डिटेल्स में बतलाऊँगा कि समतल दर्पण के गुण कौन कौन से हैं और यह किस प्रकार से प्रॉपर्टीज जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।